लास्ट लेक्चर में हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी एंड मियोसिस। तो थर्ड स्टेप जो था मियोसिस, वो हम लोग कर रहे थे। तो मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि जो डिप्लॉइड सिन कार्योन बनता है कारियोगेमी से, उसके अंदर मियोसिस होता है और जिससे 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अब मियोसिस और कारियोगेमी, इनके बीच में कोई गैप है या नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो जो लोअर फंजाई होते हैं, लोअर फंजाई में कारियोगेमी एंड मियोसिस के बीच में टाइम गैप पाया जाता है। अब इस टाइम के दौरान क्या होता है, अब होता क्या है, जो सिन कार्योन है ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर चला जाता है और रेस्टिंग स्टेज में ये एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं हम। अब ये रेस्टिंग स्टेज में क्यों जाता है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, टेम्परेचर है वो हाई होता है और जो कंडीशंस हैं वो ड्राई होती हैं। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये जो सिन कार्योन है वो डोरमेंट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए रेस्टिंग स्पोर। अब इस रेस्टिंग स्पोर को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर अपने बात करें oomaइसिटीज की, तो oomaइसिटीज में हम इसको oospore के नाम से जानते हैं, और अगर जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो जाइगोमाइसिटीज में हम इसको जाइगोस्पोर कहते हैं। अब जब कंडीशंस वापस फेवरेबल आ जाती हैं, तब ये जो रेस्टिंग स्पोर है वो रेस्ट करना छोड़ देता है और फिर इसका जर्मिनेशन होता है। तो जर्मिनेशन होने से पहले इसमें मियोसिस होता है। तो जो थर्ड स्टेप है हमारा मियोसिस, और मियोसिस जो है होने से एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस में अगर मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, जिनको हम डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। अब अगर अपने बात करें हायर फंजाई की, तो हायर फंजाई में कारियोगेमी एंड मियोसिस के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, ना तो टाइम गैप होता है और ना ही स्पेस गैप होता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हायर फंजाई में मियोसिस टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर कारियोगेमी। तो आप देख सकते हो सिन कार्योन है जो कि डिप्लॉइड होता है, इसमें डायरेक्टली मियोसिस होता है और मियोसिस होने से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब इन स्पोर्स को एस्कोमाइसिटीज में अलग नाम से जानते हैं, बैसिडियोमाइसिटीज में अलग नाम से जानते हैं। एस्कोमाइसिटीज में इसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोमाइसिटीज में हम इसको बोलते हैं बैसिडियोस्पोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की कि उसमें एस्कोस्पोर्स कैसे बनते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एस्कस। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बन रही है, इसीलिए हम एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अब एक एस्कस की बात करें तो ये एक सिलिंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसा कि डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो। अब इस एस्कस के अंदर टोटल 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब ये एस्कोस्पोर्स एस्कस के अंदर बन रहे हैं, इसलिए ये एस्कोस्पोर्स एंडोजिनस ओरिजिन के होते हैं। इसके अलावा एस्कोस्पोर्स के अलावा जो प्रोटोप्लाज्म है, बचा हुआ जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको एपीप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब ये एस्कस बनी कैसे, वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। अब एस्कस का 2 टाइप का डेवलपमेंट जो है वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में देखने को मिलता है। एक तो है डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें फ्री सेल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको फ्री सेल फॉर्मेशन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें एक क्रोजियर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्रोजियर फॉर्मेशन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर अपने बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो एस्कस का डेवलपमेंट है वो एस्कोजीनस हाइफा की एपिकल सेल से होता है। अब एस्कोजीनस हाइफा क्या है, एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोफेज को एस्कोजीनस हाइफा के नाम से जाना जाता है। अब इस एस्कोजीनस हाइफा की हर एक सेल कैसी होती है, डाइकैरियोटिक होती है। अब इसकी जो एपिकल सेल है जो कि डाइकैरियोटिक है, इस एपिकल सेल से ही एस्कस का डेवलपमेंट होना है। तो अब होता क्या है, ये जो एपिकल सेल है इसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने से इसका नाम अब चेंज हो जाता है। अब हम इसको बोलते हैं एस्कस मदर सेल। अब इस एस्कस मदर सेल में एक डाइकैरियोन होता है। अब इस डाइकैरियोन के दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में फ्यूजन करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कारियोगेमी।
और जब फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है तो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सिन कार्योन। तो ये सिन कार्योन एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस है जो कि कारियोगैमी के द्वारा बना है। तो अब इस सिन कार्योन में जो नेक्स्ट स्टेप है मियोसिस वो होता है, और मियोसिस होने से 4 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में ये जो एस्कस मदर सेल है इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब ये जो 4 डॉटर न्यूक्लियाई हैं जो कि हैप्लॉइड हैं, इनमें से हर एक न्यूक्लियस के अंदर, ईच न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होता है। तो जब माइटोसिस होता है तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल कितने हैं? 4 न्यूक्लियस हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हर एक न्यूक्लियस जो है वो अपने चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर लेता है, और हर एक न्यूक्लियस के चारों ओर वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से हर एक न्यूक्लियस स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको नाम दिया जाता है एस्कोस्पोर्स। तो टोटल 8 न्यूक्लियस हैं, तो इसलिए टोटल 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन जो है 8 एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं। और जो एस्कस मदर सेल थी वो और ज्यादा इलोंगेट हो जाती है और कंप्लीट एस्कस में कन्वर्ट हो जाती है, और एस्कोस्पोर्स के अलावा जो बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म है वो एपीप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये है डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एस्कस, जिसमें क्रोजियर शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्रोजियर फॉर्मेशन डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें एस्कोजिनस हाइफा जो है, जो कि डाइकैरियोफेज होती है एस्कोमाइसीटीज में, इस एस्कोजिनस हाइफा की हर एक सेल डाइकैरियोटिक होती है, या हर एक सेल में एक डाइकैरियोन होता है। अब इसकी एपिकल सेल से एस्कस का डेवलपमेंट होना है। अब होता क्या है, इसकी जो एपिकल सेल है वो क्रोजियर शेप्ड हो जाती है, इसका मतलब आगे से हुक शेप्ड हो जाती है, और हुक शेप्ड जो है वो कौन होता है? क्रोजियर होता है। जैसा कि बुनाई के अंदर उसका यूज किया जाता है क्रोजियर का, जिसको क्रोशिया भी बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर। तो इसको, इस सेल को अब बोलेंगे हम, ये जो बेंट सेल है या हुक शेप्ड सेल है, इसको क्रोजियर सेल के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, इस क्रोजियर सेल में माइटोसिस होता है। क्रोजियर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? एक एक माइटोसिस होगा। तो 2 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, टोटल 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब होता है कि उसके बाद फिर सेप्टेशन हो जाता है। सेप्टेशन इस तरह से होता है कि 2 सेल्स में तो एक एक न्यूक्लियस रहता है, और एक सेल में 2 न्यूक्लियस रहते हैं। तो सबसे पहले जो टिप पर जो सेल होती है, जो एपेक्स पर सेल होती है, जो बेंट एंड है, उसके बिल्कुल एपेक्स पर जो सेल है उसको बोलते हैं हम अल्टीमेट सेल। और जो कर्व पर सेल होती है उसको बोलते हैं एस्कस मदर सेल, या फिर उसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल। और बेस पर जो सेल होती है उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, या बेसल सेल भी बोलते हैं इसको। अब होता क्या है, अल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल, इनमें एक एक न्यूक्लियस होता है, जबकि जो एस्कस मदर सेल या पेनल्टीमेट सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि एक डाइकैरियोन पाया जाता है।